हेलो, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। मैं शिवानी शर्मा आप सभी का आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे। जल्दी जल्दी से क्लासेस में जुड़ जाइएगा और बताइएगा मुझे कैसे हैं आप सभी लोग। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी आप लोगों को तो बढ़िया है। कल हमने पढ़ा था समास। समास क्या होता है हमने ये पढ़ लिया था। हमने समास पढ़ लिया था। समास का अर्थ होता है संक्षिप्त करना या समीप लाना। और उसके बाद हमने पढ़ा था क्या, पदों की प्रधानता के आधार पर समास हमने पढ़ लिया था। पदों की प्रधानता के आधार पर, प्रधानता के आधार पर हमने समास पढ़ा था। आधार पर हमने समास पढ़ा था। उसके बाद में हमने क्या पढ़ उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, थोड़ा सा साइड कर लेती हूँ उसको। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, उसके बाद हमने पढ़ा था समास के भेद, है ना। समास के जो मुख्यतः भेद होते हैं वो भी पढ़ लिया था, है ना। समास के जो 6 भेद होते हैं, समास के भेद। हाँ जी बेटा, तबीयत अभी थोड़ी ठीक नहीं है इसलिए अभिषेक लिए बैठ के पढ़ा रहे हैं। कितने होते हैं? 6 होते हैं, ठीक है। और उसमें हमने क्या पढ़ा था? तत्पुरुष समास पढ़ा था। कौन सा पढ़ा था? पहला तत्पुरुष समास। और मैं इसके बारे में आपको बता चुकी थी। तत्पुरुष समास के बारे में बता चुके थे कि इसमें कौन सा पद प्रधान होता है। तो आप कहेंगे मैम उत्तर पद प्रधान होता है। पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। उसके अलावा क्या होता है? आपने बोला मैम ठीक है, उत्तर पद प्रधान हमने मान लिया है। इसके अलावा क्या होता है मैम? थैंक यू भाई। इसके अलावा क्या होता है? कारक विभक्तियों का लोप होता है। कारक विभक्तियों का लोप। और कारक विभक्ति के लोप की वजह से, है ना, विभक्ति का लोप, ठीक है। और इसमें कितने प्रकार के माने थे? 6 विभक्तियां मानी थी। एक तो कर्ता नहीं मानी थी, एक तो संबोधन नहीं मानी थी। कौन सी विभक्ति नहीं मानी थी बेटा? कर्ता की विभक्ति नहीं मानी जाती है, संबोधन की नहीं मानी जाती है। फिर हमने कौन कौन सा समास पढ़ लिया था? हाँ जी, संबंध तो हमने क्या पढ़ लिया था? कर्म पढ़ लिया था, करण पढ़ लिया था। एक बार क्विक रिवाइज कर लो, फिर आप कहेंगे संप्रदान भी हम पढ़ चुके हैं। ध्यान आने लगा होगा अब तक तो। फिर अपादान भी पढ़ लिया था। और उसके बाद संबंध तत्पुरुष भी पढ़ लिया था। आज की जो बारी है वो कौन से समास की है? तो आप कहेंगे आज हम पढ़ेंगे अधिकरण। अधिकरण अधिकरण तत्पुरुष समास। जल्दी से एग्जाम्पल्स लिखना शुरू कर दो तुम लोग। अधिकरण तत्पुरुष समास। और जो नहीं होंगे वो मैं आपको अलुक भी बताऊंगी, आज अलग वाले भी बताऊंगी। अलुक तत्पुरुष, नय तत्पुरुष, उपपद तत्पुरुष, लुप्त पद तत्पुरुष सब बताऊंगी, है ना। सब मुझे आपको कराने हैं। कमेंट्स देखना भाई सही से, ठीक है। बताइए क्या होगा? क्या होगा? PYQ प्रैक्टिस मैम प्लीज। तो पहले थ्योरी करा देना। थ्योरी करा दूं, बाकी आपको संधि की वर्कशीट कल शाम तक मिल जाएगी। मैंने आज टाइप होने के लिए दे दी है वर्कशीट, ठीक है। कल तक आपको मिल जाएगी। तो आप कहेंगे वह समस्त पद, समस्त पद जिसमें जिसमें अधिकरण अधिकरण कारक की विभक्ति का लोप होता है। अधिकरण कारक की विभक्ति का की विभक्ति का क्या होता है? विभक्ति का लोप होता है। का लोप होता है। क्या कहलाता है? अधिकरण तत्पुरुष समास कहलाता है। अधिकरण तत्पुरुष तत्पुरुष समास कहलाता है। पुरुष समास कहलाता है। कहलाता है, ठीक है। बताइएगा क्या कहलाता है? अधिकरण तत्पुरुष समास कहलाता है, ठीक।
बताओ 1-2। बताओ आप क्या कहेंगे? जलमग्न, मग्न, जलमग्न और बताना। इसके अलावा बताओ। सर दर्द, सिर दर्द, बिल्कुल। बताओ। इसके अलावा क्या हो रहा है ये? शकला का बूम बूम की पेंसिल बन जाती है कई बार ये, है ना? तो आप कहेंगे वनवास, वनवास। बताइएगा कैसे होगा इनका समास विग्रह? जल में, जल में मग्न, मग्न, ठीक। सिर में दर्द, सिर में दर्द, ठीक। जल में मग्न, मग्न का मतलब होता है डूबा हुआ, मग्न। और वन में वास, वास, वन में वास, ठीक है। बताइएगा ये सब क्या है? ये सब क्या है? अधिकरण तत्पुरुष के, अधिकरण तत्पुरुष समास इसमें लग रहा है, ठीक है। बताइएगा है ना? बताइएगा। आप कहेंगे इसके अलावा मैम तत्पुरुष के कोई और, हाँ घुड़सवार भी होगा, घोड़े पर सवार। लीजिए मैं लिखवा दे रही हूँ, घुड़सवार, घुड़सवार भी हो जाएगा। क्या होता है घुड़सवार? तो आप कहेंगे घोड़े पर सवार, घोड़े पर सवार, ठीक है। ये हो गया घुड़सवार। क्लियर? हाँ जी। अब आपसे पूछा जाए क्या तत्पुरुष समास के कुछ अन्य भेद होते हैं, तो कहना तत्पुरुष समास के कुछ अन्य भेद भी होते हैं। तत्पुरुष समास के, समास के अन्य भेद, अन्य भेद भी होते हैं और वो होते हैं बेटा कितने? 4 होते हैं। कितने होते हैं बेटा? 4 होते हैं। कौन कौन से? एक होता है अलुक तत्पुरुष, अलुक तत्पुरुष, पुरुष। एक होता है नए तत्पुरुष। क्या होता है? नए तत्पुरुष, नए तत्पुरुष, ठीक है। एक होता है उपपद तत्पुरुष, उपपद तत्पुरुष। और एक होता है कौन सा बेटा? लुप्त पद तत्पुरुष, लुप्त पद तत्पुरुष, पद तत्पुरुष, ठीक है। बताइएगा। क्लियर? क्या आपने रेलगाड़ी, हाँ वही होगा कि लुप्त नहीं, रेल में गाड़ी थोड़ी होता है रेलगाड़ी, वो लुप्त पद में होगा। अभी बता दूंगी आपको, है ना? अभी आपको बता दूंगी मैं। चलिए शुरू करते हैं। अलुक तत्पुरुष क्या होता है? अलुक तत्पुरुष क्या होता है? यहाँ पे लगाते हैं, यहाँ शुरू करते हैं। अलुक तत्पुरुष, अलुक तत्पुरुष समास, समास, समास। बताइएगा। तो आप कहना वह समस्त पद, वह समस्त पद, समस्त पद जिसमें, जिसमें कारक विभक्ति, कारक विभक्ति, विभक्ति उत्तर पद के अनुसार आती है, उत्तर पद के अनुसार आती है, अनुसार आती है।
अभी तक आपने जो कारक विभक्तियां देखी है ना, वे सब प्रथम पद के अनुसार आई हैं। घुड़सवार घोड़े पर सवार पहले पद से जुड़ी है। यहाँ पर जलमग्न जल में मग्न पहले पद से जुड़ी है कारक विभक्ति। वनवास वन में बास। लेकिन जैसे ही अलुक तत्पुरुष आएगा तो वहां पर क्या होगी, तो आप कहेंगे कारक विभक्ति दूसरे पद के हिसाब से आएगी, है ना। हालांकि कम पूछे जाते हैं पर पूछे जा सकते हैं। बताइएगा, जैसे आप कहोगे मच्छरदानी। मच्छरदानी, कल एक बच्चा बता रहा था ये कि मच्छर की दानी हम उसमें लगा सकते हैं संबंध कारक में। मैंने उस समय हाँ कर दिया था क्योंकि वो समझ ही नहीं पाता। मैं कहूंगी मच्छर की दानी। मच्छर तो क्या है, तो आप कहेंगे मैम मच्छर तो पुल्लिंग है, और यहाँ पर की लग रहा है ना कि का लग रहा है। उत्तर पद क्या होता है, कल बताए थे दुष्यंत कि पहला पद प्रथम पद कहलाता है, दूसरा पद उत्तर पद कहलाता है। पहला पद पूर्व पद कहलाता है, उत्तर पद दूसरे पद को कहते हैं। जब पदों की प्रधानता के आधार पे बताया था तो दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं और पहले पद को पूर्व पद कहते हैं। नहीं, दूध वाला तो संयोग का पद है। दूध वाला तो संयोग का पद है। जैसे आप कहेंगे ठेकेदार। ठेकेदार, बताओ, तो आप कहेंगे ठेके का दार। दार है पुल्लिंग, दार के हिसाब से आ रही है विभक्ति। ठेके का दार। ठेके का दार, ठीक है। ठेके का दार, ठीक है। बताओ, आप थानेदार भी कह सकते हो, आप और कुछ भी कह सकते हो। बताओ, मैं बताओ, ठीक है। हाँ जी, देशद्रोही, देश का द्रोही, देश का द्रोह करने वाला, देश का द्रोही राम प्रसाद, ये तो फिर संबंध में आ जाएगा, है ना। दुकानदार, अब दुकानदार क्या होता है, दुकानदार, आप बोलो दुकानदार, तो ये दुकान तो हो गई पुल्लिंग, बताओ, सॉरी स्त्रीलिंग। दुकान तो हो गई पुल्लिंग, तो होना चाहिए था दुकान की दार, लेकिन नहीं, दुकान का दार मतलब दायित्व रखने वाला या दुकान का मालिक, ठीक है। राजा का महल, तो राजा के ऊपर ही है, राजा का महल, है ना। बताओ, राजा की कुटी होता मतलब राजा की कुटी के हिसाब से नहीं चल रहा, राजमहल, राजा का महल, है ना। ये संबंध में भी आ जाएगा क्योंकि राजा भी पुल्लिंग है, और इसमें भी आ जाएगा राजमहल। अब ऐसा भी नहीं है एक में एक ही वो लगता है, एक ही समास लगता है, ठीक। अगर आप ठीक इससे समझ गए हैं तो इसे देख लेते हैं नए तत्पुरुष। अलुक तत्पुरुष कम पूछा जाता है, नए तत्पुरुष बहुत पूछा जाता है। तत्पुरुष तो वैसे आपसे कारक विभक्तियों के लोप वाले ही पूछे जाते हैं, पर अलुक से ज्यादा नए तत्पुरुष पूछा जाता है। नए मतलब ना, मतलब अन, ठीक है। नए मतलब ना, मतलब अन। ना, अन, अ आदि उपसर्ग जुड़कर, उपसर्ग जुड़कर, जुड़कर बनने वाले सामासिक पद, बनने वाले सामासिक पद, सामासिक पद, सामासिक पद नए तत्पुरुष, नए तत्पुरुष समास में आते हैं, समास में आते हैं, में आते हैं, आते हैं। जैसे आप कह देंगे अजन्मा, अजन्मा, बताओ, अजन्मा, बताओ। सब्जी वाला बेटा संयोग का पद है, सब्जी वाला जिसमें ना कोई परिवर्तन हो रहा है। सब्जी वाला, सब्जी धन वाला, क्या है तो उसमें आ गया, दूध वाला, सब्जी वाला, पाठशाला, ये सब संयोग के पद में आते हैं। कौन सा समास है बेटा, वही तो प्रैक्टिस होती है। अमर, जो मरे ना, है ना। अजर,
मतलब जिस पर बुढ़ापा ना आए। इनका समास विग्रह ऐसे नहीं होता जिस पर बुढ़ापा ना आए। आप कहेंगे ना जन्मा हुआ, जन्मा हुआ। आप कहेंगे अमर ना मरने वाला, वरना तो फिर आप जो लगा रहे हो ना अमर का अगर हम अर्थ लगाएं कि जो कभी ना मरे, फिर ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में आ जाएगा, है ना। आध थोड़ी आएगा। अन या ना का बोध, आधा का बोध थोड़ी कराएगा। ना मरने वाला, आप कहेंगे ना जरा, ना बल्कि ना जरा आने वाला, मतलब जिस पर जरा ना आए, मतलब जिस पर बुढ़ापा ना आए। अनपढ़, अनपढ़, अनपढ़ का अर्थ क्या हुआ? ना पढ़ा हुआ, ना पढ़ा हुआ, ना पढ़ा हुआ। ये क्या है? नए तत्पुरुष है। क्या है बेटा? नए तत्पुरुष है। आलायक कोई शब्द है? आलायक कोई शब्द है बेटा? बताना। हाँ, अलौकिक बिल्कुल सही है। आलायक कोई शब्द है? मैंने तो पहली बार सुना है। आलायक कोई शब्द है क्या? सोच के देखो, कितना अच्छा शब्द लग रहा है आलायक। हाँ जी, इसी में लिखवा दूं दूसरा? बताइए। मैं कहूंगी लुप्त पद तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। हाँ जी, आलायक नालायक कर लो तुम, ठीक है। तत्पुरुष समास, समास, समास। इसमें क्या होता है बेटा? जहां देखो तत्पुरुष समास का मुख्य तो काम क्या होता है कि कुछ कारक विभक्तियों का असफल नहीं असफल, हाँ ना है नहीं है जो सफल, नहीं सफल, ठीक है। अब आप कहेंगे लुप्त पद, मतलब कुछ पद लुप्त हैं। कौन से? तो तत्पुरुष समास में मुख्यतः कौन से पद लुप्त होते हैं? तो आप कहेंगे मैम कारक विभक्तियां का लोप होता है। तो आप कहेंगे कारक विभक्तियों के, कारक विभक्तियों के सिवा, विभक्तियों के, विभक्तियों के सिवा, सिवा जब कुछ, सिवा जब कुछ, जब कुछ अन्य पदों का भी लोप होता है, पदों का भी लोप होता है, लोप होता है, वहां, वहां लुप्त पद तत्पुरुष होता है, लुप्त पद तत्पुरुष समास होता है, लुप्त पद तत्पुरुष समास होता है। बेटा अगर एक बार में समझ में ना आए ना तो एक बार क्लास और देख लेना। समास होता है। हालांकि ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या था, अब ये लुप्त पद इंपॉर्टेंट क्यों है वो मैं आपको बता दूंगी। जैसे अभी एक बच्चे ने पूछा कि मैम रेलगाड़ी में कौन सा समास है, तो मैं कहूंगी यहाँ रेलगाड़ी में कौन सा समास है? तो रेल की गाड़ी नहीं होगा, ना तो रेल की गाड़ी होगा। तो मैं क्या कहूंगी? तो आप कहेंगे इसका अर्थ है रेल पर चलने वाली गाड़ी, रेल पर चलने वाली गाड़ी, रेल पर चलने वाली गाड़ी, रेल मतलब पटरी पर चलने वाली गाड़ी। बिल्कुल। रसगुल्ला, रस में डूबा हुआ गुल्ला, मतलब गोल कोई मिठाई का तत्व जो हो गया, है ना। आप कहेंगे रसगुल्ला लो, है ना, रसगुल्ला। आप कह दो दही बड़ा, दही बड़ा। अब अगर दही बड़ा दिखाई देता तो कोई कहता कि दही बड़ा में द्वंद्व समास भी लग जाएगा, मैं कहूंगी हाँ लग जाएगा, दही और बड़ा हो जाएगा। लेकिन इसमें लुप्त पद ज्यादा सही है। ज्यादा सही क्यों है? रसगुल्ला का अर्थ होता है रस में डूबा हुआ गोला, डूबा हुआ गोला, है ना। गोला को ही देशज भाषा में गुल्ला कह देते हैं। और दही में डूबा हुआ बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा,
डूबा हुआ, बड़ा, बड़ा, बड़ा। आपसे पूछा जाए पकौड़ी क्या है? पकौड़ी कभी पता है आपको? पकौड़ी में भी समास है। खाते तो बहुत शौक से हो, पढ़ते हुए ध्यान आता है कि पकौड़ी में भी कोई समास लग रहा है। मैं थोड़ा साइड में कर दूं इसको क्योंकि आपको दिखना चाहिए। पकौड़ी में आपको पता है समास है, पकी हुई बड़ी, वो कन्या का दान ही होता है बेटा। आप कहेंगे पकौड़ी, पकौड़ी क्या है? पकी हुई बड़ी। तो आप क्या कहेंगे? पकौड़ी क्या है? पकी हुई बड़ी। समझे? ये भी समास है, पकी हुई बड़ी, इसमें भी समास लगा है। क्यों? क्योंकि कारक विभक्तियों के अलावा कुछ अन्य पदों का लोप है। पकी हुई बड़ी, डूबा हुआ, डूबा हुआ। समझ गए? तो ये कौन सा समास है? तो आप कहेंगे इसे कहते हैं हम लुप्त पद समास। क्या कहते हैं? लुप्त पद समास। बताइएगा। कोई बात नहीं। छोटी स्क्रीन पे मिसस्पेल्ड हो जाता है, कोई बात नहीं है। यहाँ बड़ी है स्क्रीन, नहीं हो रहा है। यहाँ ठीक चल रहा है ना? बढ़िया। बताओ। हाँ, बैलगाड़ी, बैलों द्वारा चलाई जाने वाली गाड़ी। बैलगाड़ी क्या है? आप खुद सोचो। बैलगाड़ी कोई बैल की गाड़ी थोड़ी है। अब कोई सोचे बैलगाड़ी को हम बैल की गाड़ी लिख दें, अरे भैया बैल की गाड़ी थोड़ी है, बैलगाड़ी बैल की गाड़ी थोड़ी है, या घोड़ा गाड़ी घोड़े की गाड़ी थोड़ी है। तो आप कहेंगे बैलों द्वारा, बैलों द्वारा, द्वारा चलाई, चलाई जाने, जाने वाली गाड़ी। समझ गए हो? ये बैलगाड़ी कहलाती है, ये बैलगाड़ी कहलाती है, दिक्कत ही नहीं है इसमें। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। उपपद तत्पुरुष समास। एक बचा है उपपद। उप का मतलब तो दूसरा ही होता है ना। उपपद तत्पुरुष समास। तत् उपपद मतलब दूसरा पद, तत्पुरुष, तत्पुरुष समास। समास क्या होता है बताओ? उपपद तत्पुरुष समास क्या होता है? तो आप कहेंगे जहां वे प्रत्यय, वे प्रत्यय, वे प्रत्यय जो भाषा में, जो भाषा में, भाषा में स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होते, स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं हो सकते, रूप से प्रयोग नहीं होते, प्रयोग नहीं किए जाते, नहीं किए जाते, किए जाते, परंतु इनका अर्थ होता है, परंतु इनका अर्थ होता है, अर्थ इनका एक कह सकते हैं सटीक अर्थ होता है, स्पष्ट अर्थ होता है, अर्थ होता है, है। बताओ, बताइएगा। रेल पर गाड़ी कैसे चलेगी भैया? पटरी को कहते हैं रेल। हाँ जी, रेल पटरी को कहते हैं। आपको अभी तक रेल का मतलब नहीं पता है। आपको लगता है कि रेल क्या होती है? हाँ जी, गलत नहीं है, शंकर शब्द है जितेंद्र। रेलगाड़ी शंकर शब्द है। रेल अंग्रेजी का शब्द है, गाड़ी हिंदी का शब्द है, और हमारे यहाँ पर संकर शब्द बनते हैं। एक तो आपका एक बहुत अच्छा तरीका है आपका, आप लोगों को थोड़ा बहुत अल्प ज्ञान कहीं से हो जाता है, उसके बाद आप एकदम विद्रोही हो जाते हो। आप कुछ नया सीखने के लिए तैयार ही नहीं रहते, आपका विद्रोह शुरू हो जाता है ना? आपका विद्रोह शुरू हो जाता है। रेलगाड़ी शब्द कैसे गलत है? एग्जाम में आया हुआ है यूपी के। रेलगाड़ी कैसा शब्द है? संकर शब्द है। क्या संकर शब्द हमारी हिंदी में तत्सम तद्भव शंकर देशज विदेशज ये शब्द प्रयोग नहीं किए जाते हैं? नहीं, बस पता नहीं कहाँ पढ़ लिया, गलत शब्द है, पता नहीं कैसे गलत शब्द होता है। कुछ पढ़ा रही थी मैं। वे प्रत्यय जो भाषा में स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किए जाते परंतु इनका स्पष्ट अर्थ होता है, इन्हें जोड़कर बनाए जाने वाले शब्दों में, इन्हें जोड़कर बनाए जाने वाले वाले शब्दों में, शब्दों में
उपपद तत्पुरुष समास होता है। उपपद तत्पुरुष समास होता है। तत्पुरुष समास होता है। समास होता है। एक बात आपको बता रही हूं। हाँ, रेलवे में समास बता दो। बहुत बढ़िया, ऐसे ही पूछो। ऐसे ही पूछो, रेलवे में समास बताओ, इन्हें बताओ। रेलवे क्यों कहते हैं? रेलवे लाइन जा रही है, रेलवे जा रहा है, ये हाँ, वही बता रही हूँ। रेलगाड़ी में राजस्थान एग्जाम में भी आया है और एक ग्रेड एग्जाम में दही बड़ा भी आया है। तभी तो पढ़ा रहे हैं, तभी तो पढ़ा रहे हैं। हर जगह पढ़ाते भी नहीं है ये हम चीज, हर जगह पढ़ाते भी नहीं है, इसीलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि ये आता है। ठीक है ना? रेलवे, वाह, इसमें समास बताओ। दोनों ही अंग्रेजी लगा दिए। चलो, तो आप कहेंगे, जैसे आप कहो मर्मज्ञ, मर्मज्ञ, तो आप कहेंगे मैम जब भी ज्ञा प्रत्यय योग यूज होगा, है ना, जब भी ज्ञा प्रत्यय यूज होगा तो 100% क्या होगा? ज्ञा का अर्थ ज्ञान होता है ना। तो मर्म को जानने वाला, मर्म का ज्ञान हो जिसे, मतलब अंदर की बात का ज्ञान हो जिसे, तो बिल्कुल हो जाएगा मर्मज्ञ। ऐसे ही सर्वज्ञ हो जाएगा, ऐसे ही बहुज्ञ हो जाएगा, सर्वज्ञ हो जाएगा, सब कुछ जानने वाला। यह सर्व मतलब सब का ज्ञान हो जिसे, सब, सर्व का मतलब, सर्व का मतलब हो गया सबका, ज्ञान हो जिसे, ज्ञान हो जिसे, जिसे, बताइएगा। इसके अलावा, इसके अलावा क्या हो जाएगा? हाँ जी, इसके अलावा क्या हो जाएगा? आप कहेंगे मैम देखो, मैं कहूं मुझे पता है, प्रद जो प्रत्यय होता है वो हमेशा किसके लिए? प्रदान करने वाले के लिए प्रयोग होता है। मैं लिख दूं कष्ट प्रद, प्रद। अब मुझे पता है ये कष्ट प्रदान करने वाले के लिए प्रयोग होगा, लेकिन प्रद कभी भी हिंदी में प्रयोग नहीं किया जाता, प्रदान किया जाता है। कष्ट प्रदान करने वाला, प्रदान करने वाला, करने वाला। मुझे पता है जय प्रत्यय सदैव जन्म लेने के लिए प्रयोग होता है। मैं कह दूं जलज, जलज, बताओ। मुझे पता है ये जन्म लेने के लिए ही प्रयोग किया जाता है। मैं कहूं जल में जन्म लेने वाला, लेकिन फिर भी हम जा को स्वतंत्र प्रयोग नहीं करते। जल में जन्म लेने वाला, लेने वाला क्या कहलाएगा? ऐसे ही आप कहोगे द्विज, आप कहोगे द्विज, 2 बार जन्म लेने वाला, लेकिन द्विज में क्योंकि संख्या आ रही है तो उसको हम द्विगु की तरफ भी ले जा सकते हैं, इसलिए मैं आपको यहाँ पर वो नहीं लिखवाऊंगी। लेकिन मैं बोलूं अंडज, अंडज, बताओ, अंडज, तो आप कहेंगे अंडे से जन्म लेने वाला, अंडज। तो आपसे कहेंगे अंडे से जन्म लेने वाला, अंडे से जन्म लेने वाला, जन्म लेने वाला, तो क्या कहलाएगा? अंडज कहलाएगा। तो ये क्या हो गया? हाँ जी, सुखद, दा का मतलब देने वाला, सुख देने वाला। वेरी गुड, यही तो है सुखद दुखद। अब आप अपने आप लिख लोगे, दुखद तो है ना, सुखद, सुख देने वाला, सुख देने वाला, सुख देने वाला। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। और ये सब पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं लिखवा रही हूं। कम पूछे जाते हैं उनकी तुलना में, पहले वालों की तुलना में, पर पूछे जाते हैं। ठीक है, इसलिए मैं लिखवा रही हूं। आपका तत्पुरुष समास यहाँ कंप्लीट हो गया। तत्पुरुष के जो 2 अन्य भेद माने जाते हैं समानाधिकरण में, जिसे हम कहते हैं कर्मधारय और द्विगु समास, उनको हम क्या करेंगे? स्वतंत्र पढ़ेंगे। उनको हम तत्पुरुष में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि तत्पुरुष में पढ़ने में बड़ी दिक्कत होगी। दिक्कत क्या होगी? क्योंकि वो अपना स्वतंत्र अस्तित्व धारण कर चुके हैं, स्वतंत्र अस्तित्व धारण कर चुके हैं। तो कभी भी आपको नील कमल देकर तत्पुरुष समास लगाने की उम्मीद एग्जामिनर साहब नहीं करेंगे। समझ गए? तो कभी भी एग्जामिनर साहब ये कोशिश नहीं करेंगे कि आपको कर्मधारय का एग्जाम्पल देकर उसमें कर्मधारय की जगह उम्मीद करें कि आप तत्पुरुष लगाओ और फिर आप क्लेम करो कि मैम तत्पुरुष का ही तो भेद है। जैसे आप चौराहा आया,
एग्जाम में, वहां द्विगु समास भी है, तत्पुरुष भी है, आप तत्पुरुष लगा दो ये सोच के कि भैया तत्पुरुष का ही तो भेद है, तो ऐसा कभी नहीं होता, ऐसा कभी कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है। फिर आप उस पर क्लेम नहीं कर सकते, है ना, स्वतंत्रता का मतलब यही होता है अपना अस्तित्व। चलिए अब शुरू करते हैं हम द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, क्योंकि इसके भी भेद होते हैं इसीलिए इसको ठीक से पढ़ लो। द्वंद्व समास क्या होता है भैया, इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, आपको पता होना चाहिए। द्वंद्व समास वे सामासिक पद, सामासिक पद, वे सामासिक पद, पद जिनके मध्य, जिनके जिनके बीच, बीच किस चीज का कैसा रिलेशन होता है, जिनके बीच वे सामासिक पद, जिनके बीच कैसा रिलेशन होता है, हाँ हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। सुनो, जिनके बीच, एक तो राइटिंग बहुत खराब आ रही है पैड पे मेरी, इस पे थोड़ा सा नीचे करके लिख देती हूँ। वे सामासिक पद जिनके बीच, एक तो तुम आगे बढ़ने नहीं देते, अपने ही पुराने प्रश्न बहुत होते हैं, पर जिनके बीच विपरीतार्थक जैसा संबंध हो, जिनके बीच विपरीतार्थक जैसा संबंध हो, में याद रखना मैंने विपरीत नहीं बोला, विपरीतार्थक जैसा, जैसा संबंध प्रतीत हो, संबंध प्रतीत हो, प्रतीत हो, वहां द्वंद्व समास होता है, द्वंद्व समास होता है। वैसे तो मैं पहले भी लिखवा चुकी हूं, पर फिर भी एक लाइन और याद कर लो। इस समास में दोनों पद, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं, अर्थात ये उभय पद प्रधान हो गया, पद प्रधान होते हैं, होते हैं, समझ गए। अब मैं इसमें एग्जाम्पल अभी नहीं लिखवाऊंगी, या एवं नहीं, अभी मैं आपको बताऊंगी, अभी मैं आपको बताऊंगी। कम समझ में दे रखा है मानस की दुख, दुख देने वाला। अच्छा आप खुद बताओ, दुखद में कर्मधारय समास किस प्रकार होगा, मुझे बताओ तो। दुख देने वाला, क्या यहाँ कुछ विशेषण, कुछ विशेष्य जैसा संबंध है, नहीं है। कर्मधारय समास में विशेषण विशेष्य या उपमेय उपमान जैसा संबंध होता है, ठीक है। हाँ जी, बाकी आप मान सकते हो, बाकी आप मान सकते हो, लेकिन आप खुद में सोचो, दुख देने वाले में कोई विशेषण या विशेष्य का संबंध है या नहीं है, तो आप कहेंगे मैं तो, ये तो सिर्फ विशेषण है। दुखद कब से विशेषण विशेष्य का संबंध दे रहा है, सिर्फ विशेषण है, समझ गए। अब जैसे मैं कहूं माता पिता, अब माता कोई पिता की विलोम होती है क्या, बताना, माता क्या पिता की विपरीतार्थक में है, दाल रोटी क्या विपरीतार्थक है, नहीं, ये माता पिता का मतलब है माता और पिता, माता और पिता, समझ गए। लेकिन वहीं मैं कह दूं अच्छा बुरा, अब अच्छा और बुरा तो नहीं हो सकता, या तो अच्छा होगा या तो बुरा होगा। दिन और रात तो नहीं हो सकती, या तो दिन होगा या तो रात होगी। इसका मतलब मैम कई चीजें हैं, कई चीजें हैं। तो बेटा द्वंद्व समास के तीन भेद होते हैं, द्वंद्व समास के तीन भेद होते हैं, द्वंद्व समास के भेद कितने होते हैं, भेद, भेद कितने होते हैं, तीन भेद होते हैं, कितने होते हैं, तीन। एक होता है, एक होता है इतरेतर द्वंद्व, इतरेतर द्वंद्व। इस द्वंद्व में क्या होता है, इतरेतर द्वंद्व में क्या होता है, जहां पदों के बीच, जहां पदों के बीच, पदों के बीच और या एवं का संबंध हो, और या एवं का संबंध हो, एवं का एवं का संबंध हो,
संबंध हो। जैसे आप कहेंगे, जैसे आप कहेंगे माता पिता, माता पिता। अब माता पिता कोई एक दूसरे के विलोम नहीं है, ये कहीं से कहीं तक भी। मैं आपको बता रही हूं, आप कहोगे मैम लिंग के आधार पे, लिंग के आधार पे भी विलोम थोड़ी है, लिंग ही तो बदला है, पर विलोम थोड़ी हो गई है, विलोम थोड़ी हो गई है माता पिता। बताओ, नए नए तो काम हो रहे हैं इसमें, बताइए। है ना, माता पिता क्या है, तो आप कहेंगे विलोम नहीं है। ठीक है, जरूरी नहीं है योजक चिन्ह हो जितेंद्र, वो भी बता दूंगी, बिना योजक चिन्ह के भी बता दूंगी। ठीक है, जैसे आप कहेंगे दाल रोटी, दाल और रोटी का एक दूसरे के बिना काम नहीं चलता, दाल और रोटी मतलब साथ। माता और पिता, इसका समास विग्रह क्या होगा, माता और पिता, और पिता। दाल रोटी को आप दाल या रोटी कहोगे नहीं, इनके कहते हैं ना, एक आया था, इनकी कमाई से दाल रोटी हो जाती है, गलत वाक्य था, चल जाती है होना चाहिए था। तो क्या होगा, दाल और रोटी, दाल और रोटी, दाल और चावल भी हो सकता है, समझ गए आप, दाल और चावल भी हो सकता है। भाई और बहन, भाई बहन, भाई बहन। अब दिखने में ये विपरीतार्थक जैसा लग रहा है, इसीलिए मैंने विपरीतार्थक जैसा लिखा है, मैंने विपरीतार्थक नहीं लिखा, मैंने 100%, एक मिनट रुक जाना, विपरीतार्थक नहीं लिखा, मैंने लिखा विपरीतार्थक जैसा हो सकता है, विपरीतार्थक नहीं लिखा। भाई और, भाई और बहन, और बहन, बहन। बताओ, भाई और बहन। राधा कृष्ण, राधा कृष्ण, क्या राधा कृष्ण के बीच में आपने कभी भी योजक लगा देखा, नहीं, एक साथ देखा होगा, राधा और कृष्ण, जिनका, राधा और कृष्ण, जिनके ये दिमाग में रहता है कि मैम योजक लगता है, उनके लिए है ये। चाय पानी यहाँ नहीं आएगा, चाय पानी अभी नहीं, चाय या चाय और पानी नहीं होता, चाय वाय बोलते हैं, है ना, पानी वानी पी लो, अभी बताते हैं, उसे समाहार में ले जाएंगे। धनुर्बाण, हाँ ला सकते हो, इसमें ला सकते हो, चाय पानी लिखोगे तो ला सकते हो। धनुर्वाण, ये आया हुआ है धनुर्वाण, तो ये क्या हो जाएगा, धनुष और बाण, ये धनुष और बाण के लिए कहा गया है, धनुर और बाण, और वाण के लिए यहाँ ये प्रयोग किया गया। अब इसमें तो नहीं आया बीच में योजक, कहाँ आ रहा है योजक, इसमें तो नहीं आया योजक। अब योजक नहीं आया, योजक नहीं आया तो फिर क्या हो जाएगा, समास होगा इतरेतर द्वंद्व। क्या हो जाएगा, इतरेतर द्वंद्व हो जाएगा। दूसरा आता है वैकल्पिक द्वंद्व, यहां होते हैं 100% क्या, विलोम शब्द, ये होता है वैकल्पिक द्वंद्व। क्या होता है, वैकल्पिक द्वंद्व समास, द्वंद्व समास, समास, वैकल्पिक द्वंद्व समास। ठीक है, तो आप कहेंगे कैसे पता चलेगा, जिन पदों में, जिन पदों में, पदों के बीच या आए, आए, जिन सामासिक पदों के बीच, जिन सामासिक पदों के बीच, सामासिक पदों के बीच, वैसे मैं लिखवाती नहीं हूँ डेफिनेशंस, लेकिन तुम्हारे लिए लिखवा दे रही हूं, पदों के बीच या आए, मतलब, मतलब अर्थात जो, अर्थात जो वास्तविक विलोम हो, वास्तविक विलोम होते हैं, वास्तविक विलोम हो, होते हैं, वे, वे वैकल्पिक द्वंद्व में आते हैं, वैकल्पिक द्वंद्व समास में आते हैं, वैकल्पिक द्वंद्व समास में, द्वंद्व समास में, समास में आते हैं, वैकल्पिक द्वंद्व समास में आते हैं। समझ रहे हो, अब लिखो वैकल्पिक द्वंद्व। हाँ जी सर, हाँ जी सर, तो है जी,
₹100 दे देना, मैं आपको फ़ोन पे कर दूँगी सर। जैसे मैं कहूँ हानि लाभ, बहन-भाई होगा मैम, भाई बेटा भाई-बहन भी हो सकता है। मैंने क्या लिखवा दिया? मैंने क्या लिखवा दिया? मैंने क्या लिखवाया? भाई-बहन भी हो सकता है, बहन-भाई होगा मैम, भाई-बहन भी हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता भाई-बहन? हम दोनों भाई-बहन हैं। ये तो बोलने का तरीका होता है अपने घर पे, है ना? जैसे मेरा भाई क्या बोलेगा अपनी तरफ से, हम भाई-बहन हैं, मुझे देख के कि मैं भाई हूँ, ये बहन है। और मैं क्या बोलूँगी? हम बहन-भाई हैं। तो अलग-अलग तरह से ऐसे क्यों करते हो? हानि-लाभ हो सकता है तो लाभ-हानि नहीं हो सकता था क्या? लाभ-हानि भी हो सकता है। लाभ-हानि भी हो सकता है ना? लो जी, तुम भाई बहुत ही ज़्यादा पता नहीं कैसे इतने रिग्रेसिव बच्चे हो तुम लोग। हानि-लाभ, अच्छा, बुरा, मैंने फिर वही लिख दिया। लाभ-हानि, लाभ-हानि, अच्छा, बुरा, लाभ, हानि, हानि। बताओ, अच्छा होगा या लाभ होगा या हानि होगा? लाभ या हानि? या हानि? अच्छा या बुरा? अच्छा या बुरा? बुरा। गलत सही, है ना? हम कहते हैं सही गलत का भेद नहीं पता तुम्हें, है ना? आयात निर्यात तो चलता रहता है व्यापार में, आयात निर्यात तो चलता रहता है ना? आयात निर्यात, नफा नुकसान, नफा नुकसान, ये भी फायदा लाभ के लिए ही कहते हैं, पता है आपको? नुकसान, फायदा और नुकसान के, नफा का मतलब होता है फायदा। तो आप कहेंगे आयात निर्यात, आयात, आयात या निर्यात तो चलता ही रहता है, या निर्यात, ठीक है। आप कहोगे नफा नुकसान, नफा हाँ ठंडा गर्म, नफा का मतलब है फायदा, फायदा और नफा को कहते हैं, इसीलिए मैं यहां लिखवा दे रही हूं, या नुकसान, नुकसान। और देखिएगा, और देखिएगा, एक और लिख लो। आप कहेंगे जय पराजय, युद्ध में जय पराजय होती ही है, तो आप कहेंगे हार या जीत, जय या पराजय, जय या पराजय, पराजय। जितना मैंने आपको कंटेंट दिया है ना, आपको आज इसकी कदर नहीं हो रही है, आज आपको इसकी बिल्कुल कदर नहीं है। और अंतिम है समाहार द्वंद्व। टाइम तो वैसे अभी चलो है, थोड़ा सा टाइम निकाल लेती हूँ मैं। समाहार द्वंद्व समास, द्वंद्व समास, ये वो द्वंद्व समास है जिसमें एक ही वस्तु के लिए दो तरह से बोला जाता है, जिसमें एक ही वस्तु के लिए दो तरह से बोला जाता है, जहां जहां एक जैसे तत्वों के लिए, एक जैसे तत्वों के लिए, तत्वों के लिए, तत्वों के लिए लिए दो शब्द प्रयोग किए जाएं, दो शब्द प्रयोग किए जाएं, प्रयोग किए जाएं, जाएं। अब इतरेतर द्वंद्व में क्या था बेटा? संबंध हो, एवं का संबंध हो। यहां एक चीज और लिख लेना, ये एक दूसरे के पूरक जैसे होते हैं, एक दूसरे के पूरक समान होते हैं, पूरक समान होते हैं, मतलब एक दूसरे को पूरा करने वाले होते हैं, समान होते हैं। अगर भाई बहन नहीं है तो भाई नहीं है, भाई किसका होगा? बहन का ही तो होगा या भाई का होगा? बताओ, बताओ। अगर माता है तो पिता भी है ना? माता नहीं बनेंगी तो पिता भी नहीं होंगे, पिता कैसे बनेंगे? और पिता नहीं बनेंगे तो माता भी नहीं बनेंगी। तो ये एक दूसरे के पूरक हैं। दाल के बिना रोटी का अस्तित्व कम है, रोटी के बिना दाल का अस्तित्व कम है। अब ये मत कहना हम तो सब्जी से खा लेंगे, तुम में से बहुत से बच्चे ये वाले भी हो। लेकिन मैं आपको बता दूं, तो क्या है, दो शब्द प्रयोग किए जाएं, वहां वहां क्या होता है? इतरेतर द्वंद्व, वहां समाहार द्वंद्व होता है, वहां समाहार द्वंद्व होता है, समाहार द्वंद्व होता है, द्वंद्व होता है, होता है।
बताओ, जैसे आपने सुना होगा चाय वाय पी के जाओ स्वर्ग नरक। स्वर्ग नरक समाहार कैसे हुआ? बताना जरा, समाहार कैसे हुआ स्वर्ग नरक? बताओ, बताओ। इनमें सार्थक और निरर्थक शब्द भी होते हैं, इनमें सार्थक निरर्थक शब्द भी होते हैं। बताओ, इनमें सार्थक निरर्थक शब्द भी होते हैं। बताओ, लिखवा दूं मैं? दिख रहा क्यों नहीं? इनमें सार्थक निरर्थक शब्द भी होते हैं। सार्थक होगा, दूसरा निरर्थक होगा। सार्थक निरर्थक शब्द भी आते हैं, भी आते हैं। जैसे आपने सुना होगा घर परिवार का ध्यान रखना, घर परिवार का ध्यान रखना। अब बात तो एक ही है। बताओ, कपड़े लत्ते खरीद लो, कपड़े लत्ते खरीद लो। बहू बेटियों की इज्जत करनी चाहिए, बहू बेटियों की इज्जत करनी चाहिए। आप कहो चाय वाय पीकर जाना। अब वाय तो क्या हो गया? आप कहेंगे वाय तो मैम निरर्थक शब्द हो गया। बताओ, समाहार द्वंद में क्या है? चाय वाय तो आप कहेंगे हाँ जी, चाय वाय पीकर जाना। क्लियर? क्लियर? बहु कपड़े लत्ते खरीद लिए, हाँ जी। रोजी रोटी का इंतजाम हो गया, रोजी रोटी का इंतजाम हो गया। रोजी का मतलब भी क्या है? व्यवसाय मिल जाना, और रोटी मिलेगी रोजी करके, तो उसका भी अर्थ क्या हो गया? व्यवसाय करना हो गया। अब कोई इस तरह की बात मत कर देना, इस तरह की बात, हाँ पानी वानी पी लो, इस तरह की बात मत करना कि मैम बहू तो अलग होती है, बेटी तो अलग होती है। कहने का मतलब है यहाँ कि स्त्रियों की इज्जत करो, है ना। काम काज का सोच लो, काम काज का सोच लो, है ना। तो यहाँ पर कौन सा द्वंद्व होता है? तो आप कहेंगे मैम यहाँ होता है कौन सा? समाहार द्वंद्व। द्वंद्व समास तुमने ऐसे कभी नहीं पढ़ा होगा, ये तुम भी जानते हो, लेकिन हाँ, राजस्थान वाले बच्चे जिस दिन खुश हो जाएं उस दिन बस ये समझ लो, मैं मानूंगी कि जीवन का एक लक्ष्य मेरा पूरा हो गया। जिस दिन तुम लोग खुश हो जाओगे ना, मैं ये मान लूंगी 100% कि मेरे जीवन का कोई बड़ा लक्ष्य पूरा हो चुका है। समझ रहे हो? ये राह अपने आप चला आ रहा है। लो जी, तुम यहीं रहो। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अब इनका विग्रह, इनका कोई विग्रह नहीं होता। घर परिवार का ध्यान रखना, घर और परिवार नहीं, घर या परिवार होता, घर परिवार एक ही बात है। इनका विग्रह करने को कभी नहीं आएगा, है ना। इनका विग्रह करने को तुमसे नहीं आएगा। कोई ये नहीं कहेगा पानी वानी का विग्रह करो। पानी और वानी होता है क्या? पानी पी लो, सीधे का मतलब यही है। ठीक है, विग्रह नहीं आएगा। मैं मिलती हूँ आप सभी से कल शाम 3 बजे, और प्लीज कल सिर्फ हमारे पास कितने, सिर्फ नहीं 4 बच्चे हैं कल हम, क्योंकि उनके उपभेद नहीं होते, उन चारों समास को हम पूरा कर लेंगे। किसे किसे? अव्ययी भाव, द्विगु, कर्मधारय और बहुव्रीहि, जिनके भेद होते हैं वो तो आज कंप्लीट हो चुके हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, ठीक है।